So in this second episode of the DMG video lecture, we are dealing with this topic biodiversity and conservation. So from this lecture onward, whenever we will start a new lecture, we will ask a question from the previous topic which we have taught. For this lecture, the question is कि heat island is a is a kind of which type of pollution ना. So you have to answer. It may be air pollution, water pollution, sound pollution, or none of these. So you can answer in the comment below in this post, or you can mail to that my email ID drkrishan279@gmail.com. So regarding this topic, biodiversity and conservation. Biodiversity term is coined by the sociobiologist Edward Wilson, and biodiversity can be at different levels. Biodiversity means the diversity in the living organism that is present. That can be both plant and animal. Biodiversity can be at different level. Species, genetic diversity, genetic biodiversity, species diversity, and ecological diversity. What do you mean by genetic diversity? Genetic diversity means the biodiversity at the genetic level. Okay. For example, we have more than 50,000 varieties of rice. We have more than 50,000 variety of rice, 1,000 variety of mango. Okay. For example, there is an example of plant mentioned in our NCERT, Rauwolfia serpentina. So हम Rauwolfia serpentina में इतनी varieties कहाँ से मिलेगी ना? तो वैरायटी किस चीज़ में होगा? तो वैरायटी इसमें होगा कि जो Rauwolfia serpentina में जो कंपाउंड होता है, हमें जो कंपाउंड मिलता है अल्कलॉइड, उसकी कंसंट्रेशन और पोटेंशियल अलग अलग टाइप्स में, अलग अलग डाइवर्स प्लांट में अलग अलग इसकी जो वैरायटी होगी उसमें अलग अलग होगा. ठीक है. स्पीसीज डाइवर्सिटी मतलब कि हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ स्पीसीज. जैसे ये बोला जाता है कि वेस्टर्न घाट में एम्फीबियन की स्पीसीज की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू ईस्टर्न घाट. इसका रीज़न है, हम ज्योग्राफी, अगर आप बेसिक ज्योग्राफी भी पढ़े होगे स्कूल टाइम में, तो उससे आंसर कर सकते हो. वेस्टर्न घाट्स की क्लाइमेट रेनफॉल काफ़ी डिफरेंट है ना. वी आर नॉट डेल्विंग इनटू द दैट मच डिटेल, बट ये एक रीज़न है. इसके अलावा जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब कि जो हम इकोसिस्टम अलग अलग पढ़ते हैं, जैसे लैंड फॉर्म्स जो अलग अलग इकोसिस्टम पढ़ते हैं, डेजर्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, और जो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये सब है, अलग अलग टाइप की फॉरेस्ट का जो है, इसका सारा लिस्ट है. कभी कभी अलाइड एग्जाम्स में, जैसे कि वारधा में, IPCET में भी पूछ लिया जाता है, और भी कुछ अलग अलग एग्जाम है, वेस्ट बंगाल जेई में भी कई बार पूछ लिया जाता है, और भी ढेर सारे AMU में भी पूछा जाता है. तो इसके लिए एक अलग हमारा DMG का चैप्टर है, उसमें हमने कवर किया है सारे जो इकोलॉजिकल जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं, क्लाइमेट रेंज क्या है, टेम्परेचर क्या है, मोस्ट कॉमन जो उसमें हमारे वो है स्पीसीज पाए जाते हैं, वो सब के बारे में हमने कवर किया, तो उससे आप देख सकते हो. इसके बाद हम आते हैं तो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप. ओके. इसके बाद हम आते हैं तो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, जो कि इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है. ओके. सो ये स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप है क्या? पहली बात ये देखेंगे कि सबसे पहले एक ग्राफ अगर हम ऐसे बनाते हैं तो ये स्पीसीज रिचनेस है. ठीक है. स्पीसीज रिचनेस, इसको हम S से डिनोट करते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, और ये हमारा एरिया है, इसको हम A से डिनोट करते हैं सिंप्लिसिटी के लिए. जो हम कर्व ऑब्टेन करते हैं स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में, वो हमेशा ऐसा होता है. और आप फिजिक्स में पढ़ते होगे, बेसिक फिजिक्स में पढ़े होगे कि ये कौन सा टाइप का कर्व है. ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. क्या बोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ठीक है. तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, स्पेशली एम्स वाले थोड़ा मतलब अच्छे क्वेश्चन दे नो. नॉट ओनली एम्स, काफ़ी एग्जाम्स है, अगर बनाने को बना लो, बट अभी आप बच्चों को छोड़ रहे हैं ये, लेकिन जिस दिन बना दिए उस दिन आपकी मार देंगे अच्छे से. तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब कि ऐसा पूछ सकता है ना सेशन रीजन में या किसी एग्जाम में, ये कौन से टाइप का कर्व होता है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. अब अलग अलग टाइप है, अगर S और A के बीच हम बनाएंगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा हमें. तो एक्चुअली जो ये हमारे ये बेसिकली इसके जो मतलब भगवान है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप देने के, ये हमारे ये हैं जर्मन जियोग्राफर और नेचुरलिस्ट थे. जर्मन जियोग्राफर और नेचुरलिस्ट थे, जो कि बेसिकली ये जर्मन जियोग्राफर और नेचुरलिस्ट थे वॉन हेम्बोल्ट. तो बेसिकली वॉन हेम्बोल्ट का कंसेप्ट कहाँ से था कि वॉन हेम्बोल्ट
ने इसको इक्वेशन को डिराइव किया वेरियस स्टडीज करके। तो एस इक्वल टू इनका जो डिराइवेशन था एस इक्वल टू सी ए जेड, ओके, एस इक्वल टू सी ए जेड करके। तो एस हियर स्टैंड्स फॉर स्पीसीज रिचनेस, ओके, ए इक्वल टू एरिया, ठीक है, जेड एक कोफिशिएंट है, विल डिस्कस विद दिस, ठीक है, ओके, सी इज अ कांस्टेंट, ओके, सी इज अ कांस्टेंट और जेड इज अ कोफिशिएंट। तो ये वॉन हेमवॉल्ट ने डिराइव किया था, इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो पहले बता दिया कि टाइप्स ऑफ कर्व कैसा है, स्पेसिस, रिचनेस और एरिया के बीच। तो देखिए पढ़ूंगा। सेकंड क्वेश्चन के हमें पूछा जा सकता है कि लॉग ऑफ दिस, लॉग ऑफ एस, सेकंड इक्वेशन देखिए यहाँ पे बना देते हैं, लेकिन ये समझिए दिस टाइम वी हैव टू द लॉग एस एंड लॉग। तो आप इसको दोनों साइड लॉग लगाइए, तो लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, ओके, ठीक है। सो तो अगर हम log s और log a के बीच इक्वेशन बनाएंगे तो बेसिक मैथमेटिक्स आपको आती है, और ऐसा इक्वेशन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा हमें, तो ये भी पूछ सकता है, लेकिन आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा एक इंटरसेप्ट के साथ। यहाँ पे कुछ इंटरसेप्ट बनेगा, ठीक है, इंटरसेप्ट बनेगा दैट इज अपेंड फ्रॉम दैट्स वैल्यू इज log c। सो अगर बहुत अच्छा एग्जामिनर हुआ, अगर मारने की आपकी सोच लिया कि मैं मार के रहूँगा, सो अगर आपका तो वो क्या कर सकता है कि ये कर्व बना देगा, वैल्यू दे देगा कांस्टेंट की, या वैल्यू भी नहीं देगा कि कुछ कोफिशिएंट की वैल्यू आपको एनसीईआरटी में दी गई है। तो आपको मतलब इससे रिलेटेड तो आपको याद ही करना चाहिए, इससे रिलेटेड आपको याद करना चाहिए। तो वो कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं दिया, आपको स्पेसिस बता दिया कि इस स्पेसिस, क्योंकि अलग अलग स्पेसिस की कोफिशिएंट की वैल्यू हमारे एनसीईआरटी में दी गई है, हम अभी डिस्कस कर लेंगे उसको कि किसकी कितनी है और इसका क्या मतलब है कोफिशिएंट का, ये भी डिस्कस करेंगे। तो ये अलग अलग हो गया। ये बोल देगा कि ये ग्राफ ऐसी है, आपको स्पेसिस रिचनेस कैलकुलेट करने को बोल सकता है, कांस्टेंट की वैल्यू दे दिया, एरिया दे दिया, और कोफिशिएंट तो आपको नोन है ही पहले से, या वो भी दे सकता है अगर आप पे ज़्यादा दया आ जाए एग्जामिनर को तो दे सकता है, नहीं तो वैसे नहीं देगा तो मार लेगा। तो फिर यू शुड नो हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो वो तो आप बेसिक फिजिक्स अगर जिसको आते हैं वो कर सकता है इसको। तो स्पेसिस एरिया रिलेशन से वॉन हेमवॉल्ट बहुत ऑसम जियोग्राफर थे। अगर कोई ज्योग्राफी पढ़ता है डिटेल में तो उन्हें पता होगा वॉन हेमवॉल्ट का कितना खतरनाक कंट्रीब्यूशन है ज्योग्राफी की फील्ड में, इकोलॉजी के फील्ड में बेसिकली। तो जर्मनी के ये थे। अब इसके बाद हम ये सब चीज़ें तो आ जाएंगी, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप अब बेसिक फिजिक्स लगा के कुछ चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं जो एग्जाम में यहाँ भी पूछा जा सकता है। तो जैसे कि अगर हमने हमारा स्टीपर मतलब कि ये लाइन हमारी ऐसे हुई, ये लाइन हमारी ऐसे हो गई, मतलब कि कम एरिया में ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है। अगर ये हमारी लाइन ऐसे हो जाती तो मतलब कि ज़्यादा एरिया में डाइवर्सिटी कम है। अगर हम पूछ देंगे, मतलब एग्जाम में पूछ लिए, तो यू शुड नीड नो हाउ टू सॉल्व इट। अगर एग्जाम में हमसे पूछ लिया गया कि ये ए है, ये बी है, अब ए और बी बताइए कौन सा ट्रॉपिकल है, कौन सा टेम्परेट है, तो आपको पता होगा कि ट्रॉपिकल में डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। क्यों डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है क्योंकि ट्रॉपिकल के क्लाइमेट ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होते हैं पूरे साल भर, और ट्रॉपिकल रीजन्स ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे क्लाइमेट वेरिएशन बहुत मतलब ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस क्लाइमेट में नहीं आती। तो इसका एक और रीज़न होता है कि आपने इवोल्यूशन के चैप्टर में पढ़ा होगा स्पेसिएशन, नई स्पेसिस बनना। तो अगर क्लाइमेट यूनिफॉर्म है तो स्पेसिस बनती रहती है, नई ज़्यादा रेट पे बनती है। अगर वही बार बार क्लाइमेट बदलते रहे तो स्पेसिस कोप अप नहीं कर पाती है, एक्सटेंड डाई आउट हो जाती हैं। अभी हमारी अर्थ की क्लाइमेट बहुत जल्दी, मतलब अभी मान लीजिए एवरेज टेम्परेचर हमारे अर्थ की 25 डिग्री सेल्सियस है। अगर अचानक से मतलब एवरेज क्लाइमेट 45 पे आ जाए, कई स्पेसिस एक्सटेंड कर जाएंगी। एम्फीबियंस सबसे पहले एक्सटेंड करेंगे। आपको पता होगा कि एम्फीबियंस सबसे वल्नरेबल होते हैं इन सब टेम्परेचर वेरिएशंस और वाटर वेरिएशन, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, इन सब पे। तो पूछेगा कि ए और बी में से ट्रॉपिकल कौन है, टेम्परेट कौन है। तो कम एरिया में डाइवर्सिटी ज़्यादा, तो ए ट्रॉपिकल है, ऐसे आप बता सकते हो, और बी टेम्परेट है। अब वो मतलब ये होता है ना कि हमने पढ़ा, तो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा, ये लाइन लिखी थी, बट हाउ वी आर अप्लाइंग दिस एनालिटिकल अप्रोच। थोड़ा ब्रेन लगाइए, सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को इंटीग्रेट करिए, देन यू विल नॉट ओनली यू विल क्लियर इट ईएमटीज, बट यू विल consider a integrative approach to study any subject। आगे चल के मेडिकल साइंस में पढ़ो, मेडिकल साइंस में you have to integrate ना, तो ये अप्रोच आना चाहिए शुरू से। आप जो पढ़ रहे हो उसको इंटीग्रेट करो, बेसिकली लिंक करोगे तो याद रखने की ज़्यादा चीज़ें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ व्हेन आई हैड अपीयर्ड फॉर इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड, उस साल आया था ये क्वेश्चन,
उस साल 2 क्वेश्चन आए थे, एक तो जो मैं बताया कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना, वो आया था, मैंने किया था, कर दिया था। और एक दूसरा क्वेश्चन था ट्रॉपिकल टेम्परेट रेनफॉल्स और जेट कोफिशिएंट का रोल था, बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, पीएमडी में नहीं पूछा था सर, लेकिन स्पेशली जो इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। तो इसके बाद जो हम बात करते हैं कि सी को कांस्टेंट या वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं, सी को बेसिकली वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, मतलब वाई एक्सिस पे होता है ना, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो जो जेड की वैल्यू क्या होती है, अब जेड का वैल्यू क्या डिटरमाइन करता है, जेड वैल्यू की डिटरमिनेशन, मतलब डिटरमाइन क्या करता है जेड वैल्यू, तो जेड वैल्यू डिटरमाइन करता है स्पीसीज रिचनेस ऑफ एरिया, ठीक है, जितनी जेड वैल्यू ज्यादा होगी मतलब कि ये स्लोप उतना ज्यादा होगा, मतलब y बाई एक्स उतना ज़्यादा होगा, मतलब वैसे तो हम tan थीटा करके लेते हैं, लेकिन y बाई एक्स उतना ज़्यादा होगा, मतलब कि उस एरिया की स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा होगी। तो आपको पता है स्पीसीज रिचनेस कहाँ ज़्यादा होती है, सबको ये बात पता है कि सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल के पास होती है, तो सब सिंपल सी बात है, ट्रॉपिकल की स्पीसीज रिचनेस सबसे ज़्यादा होगी। ट्रॉपिकल मतलब जैसे कोलंबो जो श्रीलंका, मतलब जो हमारी ट्रॉपिकल के यहाँ से, उसके बाद हमारी इंडिया का मोस्ट पार्ट ट्रॉपिकल में आता है, लेकिन फिर भी कई पार्ट नहीं आता। उसके बाद मान लीजिए एक एनसीईआरटी वाला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, न्यूयॉर्क यूएस में, वहाँ का ले लेते हैं। उसके अलावा जैसे ग्रीनविच, एकदम ग्रीनविच मेरिडियन जो है, ग्रीनविच मतलब सॉरी ग्रीनविच या ग्रीनलैंड, मतलब जो आर्कटिक रीजन है वहाँ पे, वो ट्रॉपिक से मतलब वो हमारे ट्रॉपिकल एरिया से बहुत दूर है, तो वहाँ पे स्पीसीज रिचनेस कम होती जाएगी। और एक और चीज़ है कि अब मैंने किसी स्पीसीज के लिए ये लिया है, मान लीजिए मैं अभी बर्ड का कैलकुलेट किया, कल को मैं एम्फीबियन का करूँगा, और फिर मान लीजिए मैं किसी इंसेक्ट्स का करूँगा, तो हर स्पीसीज के लिए अलग होता है, तो स्पीसीज रिचनेस भी हर स्पीसीज के लिए जनरली अलग अलग होता है। लेकिन एक नॉर्मल रेंज जो 0.1 to 0.2 है, ये आप याद रखिए जरूर, क्योंकि ये कभी भी पूछ सकता है एग्जाम में कि ये स्पीसीज रिचनेस की 0.1 to 0.2 होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी इसमें है कि फॉर फ्रूगीवोरस एंड मैमल्स, फॉर फ्रूगीवोरस मतलब जो फ्रूट ईटिंग है, और मैमल्स हैं उनके लिए ये 1.15 होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, मतलब बेसिकली कुछ याद रखिएगा, कभी कभी पूछ सकता है। और फिर जो 0.1 0.2, और फिर इसके बाद एक और चीज़ ये है कि मतलब फॉर लार्ज कॉन्टिनेंट, जैसे फॉर एंटायर कॉन्टिनेंट, जो पूरी एंटायर कॉन्टिनेंट है, जैसे कि पूरा आर्कटिक, सॉरी पूरा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इनके लिए जनरली लार्ज कॉन्टिनेंट में एरिया बढ़ गई तो जेड वैल्यू थोड़ी इफेक्ट होगी, तो इनके लिए 0.6 to 1.2 होता है, ठीक है, ये भी याद रखिए आप, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होगा वॉन हेमवर्ल्ड का, ठीक है। अब इसके बाद हम आएंगे, मतलब ये एक इस चैप्टर में 3, हम आपको पता है पहले से, हम इस चैप्टर में सारे फैक्ट्स नहीं कवर करेंगे, हमारी कोई भी लेक्चर में फैक्ट्स ज़्यादा कवर नहीं होंगे। फैक्ट्स आपको डीएमजी सेट्स में मिल जाएगी, दैट यू कैन परचेज, डीएमजी सेट्स में मिल जाएंगी, और कुछ एनसीईआरटीज में मिल जाएंगी, डीएमजी सेट्स में ऑर्गेनाइज करके दिया हुआ है, तो ये एक हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ लिया, 2 और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ाएंगे। एक तो कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन, जो एविल क्वार्टेट का कॉन्सेप्ट हम देते हैं, तीसरा इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट। एक है कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, इसको हम जल्दी से देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, क्या इंपॉर्टेंस है स्पीसीज डाइवर्सिटी का, ठीक है, क्यों स्पीसीज डाइवर्सिटी जरूरी है ना, तो ऐसा हम ज़्यादा नहीं बता सकते हैं, ठीक है। अब आजकल हमारी कंट्रीज में बहुत चल रहा है कि मतलब सेफ्रनाइजेशन ऑफ द कंट्री, पॉलिटिक्स से अगर जोड़ लीजिए तो सेफ्रनाइजेशन ऑफ द कंट्री है, बोलते हैं कि मुस्लिम को हमारे देश में नहीं रहना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कुछ इडियट्स ट्रैप्स लोग, तो वो अलग चीज़ है। तो उसी तरह आप यहाँ भी लिंक कर सकते हो कि जितनी डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, चाहे वो स्पीसीज ह्यूमन भी तो है, अगर ह्यूमन में डाइवर्सिटी ज़्यादा तो हमारे कंट्री के लिए ज़्यादा अच्छा है, टैलेंट ज़्यादा आएगा। यूएस इसीलिए तो ग्रो करता है, उसने डाइवर्सिटी को प्रमोट किया है बहुत। तो सिमिलरली यहाँ भी आप वही एनालॉजी लगाइए, स्पीसीज डाइवर्सिटी को जो एक्सप्लेन करने के लिए 2 थ्योरी दी गई, ठीक है। तो वो थ्योरी एनसीईआरटी में है, इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है, नहीं तो एनसीईआरटी में नहीं होता तो हम कभी पढ़ते नहीं, ठीक है। 2 थ्योरी हैं एक्सप्लेन करने के लिए, मैं दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। और ये थ्योरी स्पेशली उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में अपीयर हो रहे थे। जब मैं एग्जाम में अपीयर हुआ था उस साल पूछा था राइवेट पॉपट हाइपोथेसिस को मैथमेटिकली सॉल्व करना। तो बेसिकली वो कितनी भी थ्योरी होती है आपके एनसीईआरटी में, अगर नाम मेंशन है तो उसको मैथमेटिकली सॉल्व करना आपको आना चाहिए, अगर आपको इंटरनेशनल ओलंपियाड क्लियर करने हैं तो, आपको वहाँ मेडल्स लाने हैं तो। 2 थ्योरी है, एक है डेविड टिलमैन्स,
डेविड टिलमैन्स हाइपोथेसिस। ये जो थ्योरी है डेविड टिलमैन लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। लॉन्ग टर्म मतलब बहुत टाइम तक वो किए थे, ठीक है। डेविड टिलमैन की है, और दूसरी है राइवर पॉपेट हाइपोथेसिस, ठीक है, ठीक है। राइवर पॉपेट हाइपोथेसिस ये कौन दिया था? स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट, एक स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट है पॉल एहरलिक। कौन है? पॉल एहरलिक, उन्होंने दिया था, ठीक है। अगर स्पेशली जो ओलंपियाड में अपियर होना चाहते हैं, आप इनको विकिपीडिया पे पढ़ लीजिएगा, आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना आना चाहिए। हम ज़्यादा यहाँ मैथमेटिकली सॉल्व करना नहीं डिस्कस कर सकते क्योंकि मेडिकल एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट है। सो डेविड टिलमैन लॉन्ग टर्म फील्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किए थे? वो आउटसाइड फील्ड में एक्सपेरिमेंट किए थे। ये किए थे कि जिस फील्ड में, जिस प्लॉट में हमें ज़्यादा स्पेसिस डाइवर्सिटी है, वहाँ ईयर टू ईयर वेरिएशन बहुत कम मिलेगा। सपोज करिए आज मैंने एक डाइवर्सिटी है, यहाँ की प्रोडक्टिविटी मान लीजिए, यहाँ की प्रोडक्टिविटी, आपको प्रोडक्टिविटी के कंसेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, बाकी यहाँ कुछ ज़्यादा रोल नहीं है प्रोडक्टिविटी समझने का। प्रोडक्टिविटी मतलब कि मिल रहा है 10 यूनिट, ठीक है, 10 यूनिट, 10 kg पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ऐसे करके मिल रहा है। तो जिसमें मान लीजिए 40 स्पेसीज, वहाँ 10 kg मिल रहा है, नेक्स्ट ईयर वहाँ 9 kg मिलेगा, उससे हो सकता है नेक्स्ट ईयर 11 kg, उससे नेक्स्ट ईयर 12 kg। लेकिन जहाँ पे मान लीजिए 3 ही स्पेसीज है, वहाँ मान लीजिए एक साल 10 kg मिल गया, तो हो सकता है अगले साल 0.5 kg मिले, बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है। तो उन्होंने यही किया, डेविड टिलमैन्स लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट में यही था कि ईयर टू ईयर वेरिएशन बहुत कम मिलेंगे अगर स्पेसिस डाइवर्सिटी ज़्यादा है। तो इनका कंक्लूजन क्या था? डाइवर्सिटी ज़्यादा तो प्रोडक्टिविटी वेरिएशन ज़्यादा, प्रोडक्टिविटी वेरिएशन कम, ठीक है, प्रोडक्टिविटी वेरिएशन कम, मतलब ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी वेरिएशन कम होगा, ठीक है। इन्होंने यही कंक्लूड किया। और सिमिलरली हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, हमारी अगर इंडिया डाइवर्सिटी होगी, डाइवर्स होगी, इंडिया में हर रिलीजन्स, हर कास्ट, हर एथनिसिटी को वैल्यू दी जाएगी, तो हमारा ईयर टू ईयर परफॉर्मेंस में वेरिएशन, हमारी जीडीपी ग्रोथ में वेरिएशन बहुत कम होगा। अगर वही होगा कि अभी तक तो सब रहते थे, अभी इंडिया सेकुलर स्टेट था, अब क्या किया गया कि नहीं सेफरनाइजेशन कर देंगे, केवल हिंदू रहेंगे, या केवल मुस्लिम रहेंगे, या केवल कोई और रहेगा, जुडाइज्म, कोई और एथनिसिटी वाले रहेंगे, तो हमारा हो सकता है पहले जीडीपी होता था मतलब सपोज करिए x यूनिट, और अब होगा 0.00001x, मतलब 1/10,000। तो इसलिए वही मतलब एनालॉजी बेसिक लगाइए, लॉजिक लगाइए, सब सॉल्व होगा। डेविड टिलमैन और राइवर पॉपर हाइपोथेसिस क्या बोले थे? ठीक है, मैंने मतलब राइवर पॉपर हाइपोथेसिस जो था उसमें तो वो ये बोले कि ठीक है, आपने ये तो बता दिया ईयर टू ईयर वेरिएशन होगा, लेकिन अगर मान लीजिए स्पेसिस कम हुए तो क्या होगा? हम मर जाएंगे, मरेंगे क्या? ये पूछना चाह रहे थे। मतलब जब लोग बोले तो ये राइवर पॉपर हाइपोथेसिस जो स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एहरलिक ने दिया था, उन्होंने इसको आंसर किया। तो लोग पूछने लगे कि मान लीजिए अगर अभी हमारे पास 1.5 मिलियन स्पीसीज है, अगर ये 1.1 मिलियन हो तो हमारी लाइफ कितनी बदलेगी, कितना चेंज आएगा? तो इसको पूछने, मतलब इसको जब आंसर करने के लिए राइवर पॉपर हाइपोथेसिस दी गई। इन्होंने बोला कि सपोज करिए ये हमारी क्या है, अब देखिए जो मैं बोल रहा हूँ उस पर पूरा क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन उसी पे आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ये हमारा इकोसिस्टम है, ये हमारा क्या है समझ लीजिए, ये इकोलॉजी है, ये इनकी थ्योरी में जो बोला गया, ये इकोसिस्टम है, ये हमारा प्लेन है, प्लेन है, ठीक है। सपोज करिए ये प्लेन है, ठीक है, हो गया, ये प्लेन है, यहाँ पे लोग विंडो 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 विंडो, ये एयर एशिया नहीं, एयर इंडिया है, ठीक है। तो इकोसिस्टम को बोल दिया गया एनालोगस है प्लेन की, ठीक है। स्पीसीज को किससे एनालोगस करेंगे? तो यहाँ पे ठीक है, राइवेट से एनालोगस की। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि इन द राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस स्पीसीज इन एनालोगस टू राइवेट प्लेन फलान डेगा एंड ऑल। तो आपको अब इन्होंने क्या बोला कि सपोज करिए मैं फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं एयर इंडिया में ट्रैवल करके मैं कहाँ से जा रहा हूँ, दिल्ली से जा रहा हूँ बेंगलोर। अब मैंने क्या किया, मैं बहुत बोर हो रहा था, 2-2.5 घंटे 3 घंटे की फ्लाइट थी, तो सर कुछ करता हूँ, कुछ काम तो था नहीं। मैंने क्या किया कि मेरा सीट लगा हुआ था
बैठा था मैं और मैंने बोला कि स्क्रू निकालूंगा, तो दैट इज स्क्रू, जो राइवेट है दैट इज स्क्रू, मैं स्क्रू निकालूंगा। तो क्या होगा, मैं स्क्रू एक निकाला, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या समझ रहे, मैं एक स्पीसीज लॉस किया, इकोसिस्टम में हमारे कितनी स्पीसीज हैं, 1.5 मिलियन, मतलब 15 लाख स्पीसीज हैं। मैंने एक निकाला, कोई खास फर्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं हुआ। मैं 2 निकाला, फिर मैं 3 निकाला, फिर मैं 4 निकाला। थोड़ी देर में मैं पता चलेगा मैं जमीन पे पाया जाऊंगा, मैं गिर गया हूँ, मतलब फ्लाइट के फ्लोर पे हूँ मैं। तो क्या हुआ, जब मैंने थोड़े सिग्निफिकेंट स्पेस निकाले, थोड़ा सा चेंज आएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ मेरी फ्लाइट क्रैश कर देगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मान लो मैं जैसे नंबर ऑफ राइवेट्स रिमूव करते जाऊंगा, तो इकोलॉजी, हमारा जो इकोसिस्टम है वो ससेप्टेबल होता जाए डैमेज के लिए, ठीक है, ये बात है। और इनकी थ्योरी में एक और बात कही थी इन्होंने कि हम कौन सा राइवेट निकाल रहे हैं ये भी मैटर करेगा। मान लीजिए ये जो इसकी विंग्स को कनेक्ट किया हुआ है, इस राइवेट को निकाल दो तो ये विंग्स गिर गया, फ्लाइट क्रैश। तो उन्होंने क्या बोला, जो इस विंग्स को कनेक्ट करने वाला राइवेट है ये किसके एनालोगस है, ये एनालोगस है कीस्टोन स्पीसीज के। कीस्टोन स्पीसीज अब क्या होते हैं, एक नया कांसेप्ट आया, ये कीस्टोन स्पीसीज यूपी सीपीएमटी और बाकी एलाइड एग्जाम में पूछा जाता है कि कीस्टोन स्पीसीज की डेफिनेशन पे क्वेश्चन आ जाता है। फिर एक इकोसिस्टम का एग्जांपल दे देगा, बोलेगा इसमें कीस्टोन स्पीसीज है, वो स्पीसीज जिनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इकोसिस्टम में जो प्ले करते हैं वही कीस्टोन स्पीसीज होते हैं। आप एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी किसी भी इकोसिस्टम में अलग अलग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब किसी क्लास के इकोसिस्टम में कौन सबसे इंपॉर्टेंट है, टीचर नहीं होगा तो क्लास घंटा होगी, तो काम करना। अब इसको कर लिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद जो ये है कि जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, तो इस पे आप अगर इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड वालों, इसको आप विकिपीडिया से इक्वेशंस देख के बेसिक मैथमेटिक्स लगा के सॉल्व कर सकते हो। आपको क्वेश्चंस इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड की, एमडीजी की इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड की बुक आती है, वो बेस्ट है। अरिहंत रैंक की फालतू किताबें हैं, उसको मत फॉलो करिएगा। एमटीजी की इंटरनेशनल बायोलॉजी, एमटीजी की पीएमटी की बुक्स बर्बाद हैं, लेकिन इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड वाली किताब बहुत अच्छी है, उसको सॉल्व कर लेना एक बार, काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जाम में। अब जो होता है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस हमारी जो होती है, हम क्यों इतना चिंता करते हैं यार, लॉस की पहले भी होता था। हम जब नहीं आए थे तो डायनासोर एक्सटेंड नहीं किए थे, हुए थे ना, तो 5 एपिसोड ऑफ एक्सटेंशन पहले भी हुआ था, तो हम क्यों चिंता आप करते हैं। अब क्या है, 6 एपिसोड चल रहा है, कौन सा एपिसोड ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, 6 एपिसोड ऑफ एक्सटेंशन चल रहा है। तो चिंता क्यों कर रहे हैं, बायोलॉजिस्ट इतना चिंता क्यों कर रहे हैं, इकोलॉजिस्ट, सोशियो बायोलॉजिस्ट इतना चिंता क्यों कर रहे हैं। तो अब करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो अभी रेट है ना, ये 100 to 1000 टाइम्स ऑफ अर्लियर 5 एपिसोड्स ऑफ एक्सटेंशन है। मतलब अब जो 100 to 1000 टाइम फास्टर हो रहा है, तो ये बोला जाता है ना कि हाँ, हम नेक्स्ट 200 ईयर्स में अगर यही रेट पे होता रहा, ये एनसीईआरटी का ये डाटा है, मैं बाहर से उड़ा के नहीं लाया उसको, एनसीईआरटी में लिखा, आपको भी पता होना चाहिए। 200 ईयर्स में सारी स्पीसीज एक्सटेंड कर देंगे, जितनी हमारी अभी 1.5 मिलियन हमने फाइंड किया है। तो इसके बारे में एक और बहुत अच्छा था, सॉब्रिक्वेट यूज करते हैं कि आर बायोलॉजिकल लाइब्रेरी is burning at the such a faster rate that we will lose many books even before we will catalog it। ये बहुत अच्छी सी सॉब्रिकेट लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, वो आपके 12th बोर्ड में एक्सप्लेन करने को आ सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है। अब 6 एपिसोड ऑफ एक्सटेंशन में के जो 4 मेन रीजन है क्यों हो रहा है, उसको हमने बोला है, एक टर्म दिया है एविल क्वार्टेट। क्वार्टेट मतलब 4, और ये 4 एविल हैं जो हमारी पूरी डाइवर्सिटी। तो इसमें जो 4 एविल हैं उसका नाम आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, और थोड़ा सा उसके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो सब पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए, वो हम एक्सप्लेन करेंगे। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा है ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो वैसे तो ये टर्म जो है वही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन हम एक्सप्लेन करेंगे तो। इसके बाद है एलियन स्पीसीज इन्वेजन। एलियन स्पीसीज इन्वेजन, इसको क्या बोलते हैं, एविल क्वार्टेट। तो हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एविल क्वार्टेट, तो वैसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अब बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, सॉरी एलियन स्पीसीज इन्वेजन। और फोर्थ जो है हमारा को एक्सटिंक्शन, ठीक है, को एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, आपको पहले एक जो एनसीईआरटी का फैक्ट दिया, अब आपको पता है कि हैबिटेट लॉस हो रहा है, सब मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, पहले ग्रेटर देन 14% ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट था, अब कितना हो गया है, 6% हो गया है, लेस देन 6%, ठीक है। ये एक फैक्ट दिया हुआ है हैबिटेट लॉस एक्सटेंशन में, आपको पता होना चाहिए हैबिटेट नहीं रहेगा तो काफ़ी एनिमल नहीं रह पाएंगे, उनको अपना हैबिटेट नहीं होगा, वो मरने लगेंगे, इसीलिए इन सिटू कंजर्वेशन का कंसेप्ट भी यहाँ से
जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इन सिटू कंजर्वेशन के बारे में। हैबिटेट लॉस हम बाहर नहीं रख सकते ना किसी का, आप घर में रहते हो तो आपको जंगल में थोड़ी नहीं रह सकते, जो जंगल में रहते हैं उन्हें हम घर में नहीं रह सकते ना, फ्लैट में नहीं रख सकते। तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन अगर हो जा रहा है, हैबिटेट लॉस हो रहा है तो एक तो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। सपोज करिए ये मेरा जंगल था, ये मेरा जंगल था, अब मैंने क्या किया, यहाँ मेरे को इस राइट साइड जाने के लिए रोड चाहिए, ये पूरा जंगल था यहाँ, ये मान लीजिए सिटी ए है, सिटी बी यहाँ से, तो मैंने क्या किया, जंगल काट के रोड बना दिया। अब शेर था यहाँ पहले, जाता था 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 जाता था, अब ये जाता रहेगा, आप दारू पी के जा रहे हो गाड़ी में, ठोक दोगे शेर को, शेर मर गया। तो इसलिए ना ये रोल है फ्रेगमेंटेशन का। तो इसलिए काफ़ी कंट्रीज कंसेप्ट बनाई है कि इनके लिए फ्लाईओवर्स एंड ऑल, ये ऐसे बनाने का, यहाँ से एनिमल जा सकता है, नीचे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ ब्लॉक किए रहेंगे हम। तो ये सब कंसेप्ट काफ़ी चल रहे हैं, काफ़ी कंट्रीज में ये सब हो गए हैं, हमारे इंडिया में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है इसके लिए। तो ये है फ्रेगमेंटेशन का रोल। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब हम किसी भी रिसोर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट कर दे रहे हैं, तो उनमें जानवरों के लिए कुछ बचा नहीं और वो मरने लगे। एलियन स्पेसीज इन्वेजन के लिए बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल दी गई है। हमारा लेक विक्टोरिया है, कहाँ पे है, ईस्ट अफ्रीका में, ठीक है। ईस्ट अफ्रीका आपको पता है ना कहाँ पे है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 54 कंट्रीज हैं। तो ईस्ट अफ्रीका वाला जो रीजन है वहाँ पे लेक विक्टोरिया था, वहाँ पे क्या किया गया कि नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। नाइल पर्च, पर्च मतलब फिश के बारे में। अब आपको पता है कोई नई चीज़ हम डालेंगे तो उसका प्रे नहीं होगा, खाने वाला उसको कोई नहीं होगा, तो उसकी स्पीसीज कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसका नंबर कोई कंट्रोल नहीं, बहुत अनलिमिटेड वे में बढ़ते रहेगा। तो यही हुआ, नाइल पर्चेज अनलिमिटेड वे में बढ़तेगा। और ये क्या किया, इतना खाया कि इसने 200 स्पीसीज ऑफ सिक्लिड फिश उसको ख़त्म कर दिया, एक्सटेंट, ठीक है। तो ये एक है। और एक तो आप हमारे देशी एग्जांपल, अगर इसमें देसी एग्जांपल लेंगे तो आपको आइकॉर्निया का होगा, जिसको मैं मतलब कि सौर ऑफ बंगाल बोलते हैं, सॉरी वाटर हायसिंथ को सौर ऑफ बंगाल बोलते हैं, वो आइकॉर्निया है, ये सब हैं जो बहुत मतलब रेट पे ग्रो करते हैं, वाटर के सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, बेचारी फिश मरने लगते हैं, उसको खाना पीना ऑक्सीजन नहीं मिलता। को एक्सटेंशन मतलब कि ऑब्लिगेट रिलेशन, मतलब अगर स्पीसीज ए बोलेगा मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो ए बोलता था बी के बिना नहीं रह सकता, बी मर गई तो ए भी मर जाएगा। तो ऐसे को एक्सटेंशन होता है। जैसे जो ये पॉलिनेटर वाला होता है कि अगर वो फ्लावर एक्सटेंट हो गया तो पॉलिनेटर एक्सटेंट हो जाएगा, पॉलिनेटर एक्सटेंट हो गया मतलब बी एक्सटेंट हो गई तो उसका फ्लावर एक्सटेंट, सॉरी उसका जो जिस फ्लावर का पॉलिनेशन वो करता था वो एक्सटेंट हो जाएगी, तो उसका नंबर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद ये मतलब एविल क्वाड्रेंट में हम बोलते हैं। बाकी इसके लिए बहुत रिलेटेड फैक्ट्स हैं जो आप हमारी डीएमजी सेट्स में मेमोरी मैप्स के फॉर्म में आप देख लोगे। हम ये लेक्चर में नहीं कवर कर रहे हैं क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और हम ज़्यादा लंबा नहीं चाहते, सिस्टम को एफिशिएंट रखना चाहते हैं। इसके अलावा एक है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, वाई, क्यों करना चाहिए इसको। तो इसके लिए 3 थी दी गई, एक ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, एक नैरोली यूटिलिटेरियन। ऐसे याद कि ये छोटी सोच वाले लोग हैं, छोटी सोच, ये बड़ी सोच वाले लोग हैं, ठीक है। नैरोली यूटिलिटेरियन, ये एनसीईआरटी में आपको टर्म मिल जाएगा। और इसके अलावा एक और है टर्म जो अभी हमने बोला, एथिकल आर्गुमेंट, ठीक है। एथिकल मतलब समझते हैं ना। तो यूटिलिटेरियन का एक अलग हाइपोथेसिस, यूटिलिटेरियन होल फुल हाइपोथेसिस। कभी आपको अगर इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट हो, लॉ जस्टिस में पढ़िएगा। अभी आई वाज लिसनिंग टू अ लेक्चर बाय वन ऑफ द हार्वर्ड ग्रेजुएट, देन माय कांसेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म वाज क्लियर। तो यूटिलिटेरियन बेसिकली अगर ग्रास रूट लेवल, मतलब कि आपको सिंपल सा समझना है, ये समझिए कि यूटिलिटी कितना किसका यूटिलिटी है, क्या उसका रोल है हमारा। डेविड टिलमैन्स हाइपोथेसिस, ड्राइवर पॉपेट हाइपोथेसिस, वो भी यूटिलिटेरियन पे ही थोड़े बेस्ड है। तो नैरोली मतलब कि हमें क्या मिलता है, हमें फॉरेस्ट स्टोरेज से, जंगल से, बायोडाइवर्सिटी से हमें कुछ मिलता है, मेडिसिन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, ये बोलते हैं। ब्रॉडली मतलब कि एक पूरा इंटीग्रल इन्वायरमेंट, इंटीग्रल बैलेंस मेंटेन करके रखा है। ब्रॉड वे सोचते हैं, ये सोचते हैं कि हमें दवाई मिल रहा है, हमें ये मिल रहा है, हमें जो ये देखेंगे कि अभी क्या है। एथिकल मतलब कि सबका अधिकार है अर्थ पे रहने का। ये लॉजिक के मतलब ये लॉजिकल की बातें नहीं करते, ये सब मोरल की बातें करते हैं, धर्म की बातें करेंगे, ऐसी एथिकल चीज़ें बातें करेंगे, मतलब कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसी बातें करेंगे।
ठीक है। तो अब इसके बाद आता है कि अब ये तो ठीक है, हमने ऐसी ऐसी बातें कर दी, लंबी लंबी बातें कर दी। अब जो नेक्स्ट थिंग आता है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए जो मैकेनिज्म है, जो वे हैं, जो फैसिलिटीज़ है हमारे पास, ठीक है, वो क्या क्या है।